सूरजपुर गांव में कमला देवी, उनका बेटा गौतम और बहू गंगा रहते थे। गंगा की शादी को पूरे 7 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। वो बहू कम और नौकरानी बनकर रह गई थी। सुबह से शाम तक घर का सारा काम वही करती, फिर भी उसे कभी प्यार नहीं मिलता था। काम खत्म करके वो हाथ धोती है और कमला देवी के पास जाती है। माँ जी, आज नाश्ते में क्या बनाऊं? जो बनाना है बना ले, हर बात मुझसे ही पूछेगी। जी माँ जी, इसलिए पूछा कि आपको क्या पसंद है। अरे दिन भर बस खाने की ही पड़ी रहती है, कोई ढंग का काम तो होता नहीं तुझसे। 7 साल हो गए इस घर में आए, लेकिन आज तक तेरी गोद सूनी की सूनी है। कमला देवी की कड़वी बातें सुनकर गंगा की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप रसोई की ओर चली गई। तभी घर की डोरबेल बजती है। कमला देवी दरवाजा खोलती है। सामने उनका छोटा बेटा मोहित और छोटी बहू राधिका खड़े होते हैं। दोनों उनके पैर छूते हैं। खुश रहो बेटा, इतने दिनों बाद याद आई है माँ की। तीनों ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। तो बताओ, अचानक कैसे हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे माँ, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हम आपको एक खुशखबरी देने आए हैं, और साथ ही अगले हफ्ते घर में होने वाली पूजा का निमंत्रण भी। अच्छा, पहले ये खुशखबरी तो बताओ। माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। डॉक्टर ने आज ही पक्का बताया है। देवी प्यार से राधिका का माथा चूमती है, फिर अचानक ऊंची आवाज में पुकारती है, गंगा, ओ गंगा, कहाँ मर गई? जी माँ जी, आपने बुलाया? कमला देवी राधिका की ओर देखकर मुस्कुराती हैं, फिर गंगा की तरफ ताने भरी नजर से देखती हैं। जरा इसे देख, इसकी शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और ये माँ बनने वाली है। और एक तू है, तेरी शादी को पूरे 7 साल हो गए, लेकिन आज तक इस घर को एक औलाद भी नहीं दे सकी। गंगा की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो हिम्मत करके धीरे से बोलती है, माँ जी, औलाद होना या ना होना किसी के बस में नहीं होता। इसमें मेरी क्या हॉल्टेड है? मैं भी तो हर दिन यही दुआ करती हूँ कि आपके आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजे। बस बस, अब मुझे ज्ञान मत दे, बहुत हो गई बातें। अब इसे इसके कमरे तक छोड़कर आ, इसका अच्छे से ध्यान रखना। गंगा राधिका की तरफ देखकर विनम्रता से कहती है, आइए देवरानी जी, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। नहीं, रहने दीजिए। आप मुझसे जितनी दूर रहेंगी उतना ही अच्छा है। कहीं आपकी मनहूस परछाई भी मुझ पर पड़ गई तो मेरे बच्चे पर बुरा असर न पड़ जाए। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। गंगा सिर झुकाकर उदास मन से वहां से चली जाती है। अगले दिन कमला देवी अपनी छोटी बहू राधिका को लेकर मंदिर जा रही थी। वो मन ही मन अपने आने वाले पोते की खुशी से फूली नहीं समा रही थी। रास्ते में गांव की कुछ औरतें उन्हें रोक लेती हैं। अरे कमला बहन, आज बड़ी खुश दिखाई दे रही हो, क्या बात है? अरे क्या बताऊं बहन, मेरी छोटी बहू माँ बनने वाली है। बस उसी की सलामती की पूजा कराने मंदिर जा रही हूँ। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो। भगवान सब कुशल रखे। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारी बड़ी बहू गंगा की कोई खुशखबरी नहीं आई अभी तक? ये सुनते ही कमला देवी का चेहरा उतर जाता है। वो कुछ पल चुप रह जाती हैं। कमला बहन, बुरा मत मानना, लेकिन अगर बड़ी बहू से 7 साल में बच्चा नहीं हुआ तो अपने बड़े बेटे की दूसरी शादी करा दो। क्या पता दूसरी बहू से तुम्हारी गोद भी भर जाए। कमला देवी कुछ नहीं बोलती, लेकिन ये बात उनके दिल और दिमाग में घर कर जाती है। मंदिर में पूजा करने के बाद कमला देवी जल्दी ही घर लौट आती हैं। अगली सुबह मोहित और राधिका अपना सामान लेकर वापस अपने घर जाने के लिए तैयार होते हैं। माँ जी, अब हम चलते हैं, पूजा में जरूर आइएगा। जरूर बेटा, अपना और बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना और समय पर दवा लेते रहना। मोहित और राधिका घर से विदा होकर चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद भी कमला देवी के मन से गांव की औरतों की बात नहीं निकली। अब वो अपने बड़े बेटे गौतम की दूसरी शादी के बारे में गंभीरता से सोचने लगी थी। गंगा,
कई दिनों से तू अपने मायके नहीं गई, जाकर 2-4 दिन अपनी माँ और भाभी से मिला। माँ जी, अभी अचानक? घर का सारा काम कौन करेगा? उसकी चिंता मत कर, कुछ दिन आराम करा, फिर वापस आ जाना। गंगा को कमला देवी की बात पर हैरानी तो हुई, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। ठीक है माँ जी, जैसा आप ठीक समझें। गंगा अपना छोटा सा बैग लेकर मायके चली जाती है, लेकिन गंगा नहीं जानती थी कि उसके जाते ही कमला देवी अपनी असली चाल चलने वाली थी। कुछ ही दिनों में कमला देवी ने गौतम के लिए दूसरी लड़की देख ली और जल्दबाजी में दोनों की शादी भी करवा दी। कुछ समय बीत गया। गंगा अपने मायके से वापस ससुराल लौट आई। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। गंगा अपना छोटा सा बैग लेकर घर के दरवाजे पर पहुंचती है। जैसे ही वो अंदर जाने लगती है, कमला देवी उसका रास्ता रोक देती हैं। माँ जी, क्या हुआ? आप मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रही हैं? रुक जा, इस घर में कदम रखने की कोशिश भी मत करना। तभी अंदर से गौतम की नई पत्नी बाहर आ जाती है। नई बहू को देखकर गंगा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ जी, ये कौन है? ये गौतम की पत्नी है। मैंने गौतम की दूसरी शादी करा दी है। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं आपकी बहू हूँ। मैंने इस घर की पूरे मन से सेवा की है, मुझे मत निकालिए। बहुत सेवा कर ली तूने, 7 साल में एक औलाद तक नहीं दे सकी। अब मेरा बेटा अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुका है। गौतम जी, आप ही कुछ कहिए। क्या सच में मेरे लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं बची? गौतम नजरें झुका लेता है और चुप रहता है। इससे कुछ कहने का कोई फायदा नहीं, चुपचाप यहाँ से चली जा। गंगा लाख मिन्नतें करती रही, लेकिन कमला देवी का दिल नहीं पसीजा। आखिरकार उन्होंने गंगा का सामान बाहर फेंक दिया। घर से निकाले जाने के बाद गंगा टूट चुकी थी। आंखों में आंसू और मन में अनगिनत सवाल लिए वो सुनसान सड़क पर चली जा रही थी। चलते चलते अचानक उसे चक्कर आने लगे। भूख, प्यास और सदमे की वजह से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो सड़क पर गिर पड़ी। उसी समय वहां से एक युवक गुजर रहा था। उसने गंगा को गिरा हुआ देखा तो तुरंत उसकी ओर दौड़ा। अरे सुनिए, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए। युवक बिना देर किए गंगा को सहारा देकर अपने घर ले आया। कुछ देर बाद गंगा को होश आता है। वो खुद को एक अनजान कमरे में देखकर घबरा जाती है। मैं कहाँ हूँ? घबराइए मत, आपको रास्ते में बेहोश पड़ा देखा था, इसलिए यहाँ ले आया। अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप कौन हैं? मेरा नाम धनुष है। गांव में मेरी एक किराने की दुकान है। कुछ पल की चुप्पी के बाद धनुष गंगा से पूछता है, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या बता सकती हैं कि आपकी ये हालत कैसे हुई? मेरी सास ने मेरे पति की दूसरी शादी करवा दी और फिर मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरा अपना कोई घर नहीं है, ना ही ऐसा कोई है जिसके पास मैं जा सकूं। आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। अब मैं चलती हूँ। हिम्मत रखिए, हर बुरा समय हमेशा नहीं रहता। भगवान ने चाहा तो आपकी जिंदगी भी फिर से संवर जाएगी। इतना कहकर गंगा वहां से चली जाती है। धनुष उसे जाते हुए देखता रहता है और मन ही मन उसकी मदद करने का निश्चय कर लेता है। धनुष के घर से निकलने के बाद गंगा काम की तलाश में पूरे गांव में भटकने लगी। उसने कई लोगों से काम मांगा, लेकिन किसी के पास उसके लिए कोई काम नहीं था। मालकिन, अगर कोई काम हो तो मुझे रख लीजिए, मैं घर का हर काम कर लूंगी। अभी हमारे यहाँ किसी काम की जरूरत नहीं है। बार बार मना होने के बाद गंगा निराश होकर सड़क पर चलने लगती है। तभी उसकी नजर एक किराने की दुकान पर पड़ती है। वो हिम्मत करके दुकान के अंदर जाती है, लेकिन सामने धनुष को देखकर चौंक जाती है। आप, ये दुकान आपकी है? हाँ, यही मेरी किराने की दुकान है। बताइए, आपको किसी सामान की जरूरत है? गंगा कुछ पल चुप रहती है, फिर झिझकते हुए बोलती है, असल में मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अगर आप कुछ रुपए उधार दे दें तो मैं कुछ खा लूंगी। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको लौटा दूंगी। धनुष गंगा की आंखों में छिपी भूख और बेबसी समझ जाता है। उधार की बात बाद में करेंगे,
पहले चलिए कुछ खा लेते हैं। खाली पेट कोई भी परेशानी और बड़ी लगती है। इतना कहकर धनुष अपनी दुकान अपने साथी रमेश के भरोसे छोड़ देता है। इसके बाद धनुष गंगा को लेकर पास के एक ढाबे पर चला जाता है। उसने 2 प्लेट पाव भाजी मंगवाई। कई दिनों की भूखी गंगा ने भरपेट खाना खाया। खाना खत्म होने के बाद धनुष ने पैसे चुकाए और दोनों वहां से वापस चल पड़े। ये पाव भाजी मैंने पहली बार खाई है। इसका स्वाद तो बहुत अच्छा था। लोग इसे इतना पसंद क्यों करते हैं? हाँ, शहर हो या गांव, बहुत से लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। इसलिए ढाबों और होटलों में इसकी अच्छी बिक्री भी होती है। अब मैं चलती हूँ। आपने आज मेरे लिए बहुत किया। वो आगे बढ़ने लगती है, तभी धनुष उसे रोक लेता है। रुकिए गंगा जी, आपके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। ऐसे में आप अकेले कहाँ जाएंगी? जब तक आपको रहने का कोई ठिकाना नहीं मिल जाता, आप मेरे घर में रह सकती हैं। आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। आप बोझ नहीं है, इसे इंसानियत समझकर मेरी बात मान लीजिए। गंगा के पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। कुछ पल सोचने के बाद उसने धनुष की बात मान ली और उसके साथ उसके घर चली गई। धनुष जी, आज पहली बार मैंने पाव भाजी खाई। उसे देखकर मेरे मन में एक बात आई है। कैसी बात? मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। मैं भी पाव भाजी बनाकर बेचना चाहती हूँ, ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं और अपनी मेहनत से अपना जीवन चला सकूं। ये तो बहुत अच्छी सोच है। अगर आपका इरादा पक्का है तो मैं हर कदम पर आपकी मदद करूंगा। सामान से लेकर ठेला लगाने तक जो भी जरूरत होगी मैं साथ दूंगा। आपने जितनी मदद की है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। धन्यवाद की जरूरत नहीं। अब आप आराम कीजिए, मुझे दुकान पर जाना है, देर हो रही है। इतना कहकर धनुष गंगा को घर पर छोड़कर अपनी किराने की दुकान के लिए निकल जाता है। गंगा को घर पर छोड़ने के बाद धनुष सीधे अपनी दुकान नहीं गया। वो पहले गांव के जमींदार लाखन सिंह के घर पहुंचा। राम राम लाखन सिंह जी। आओ धनुष, कैसे आना हुआ? लाखन सिंह जी, आपके आंगन में जो पुराना ठेला रखा है, अगर आप उसे मुझे दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे, उस पुराने ठेले का तुम क्या करोगे? वो तो कई महीनों से बेकार पड़ा है। एक जरूरी काम के लिए चाहिए। अगर आप दे देंगे तो किसी की रोजी रोटी का सहारा बन जाएगा। अगर ऐसी बात है तो ले जाओ। वैसे भी वो ठेला मेरे किसी काम का नहीं है। लाखन सिंह से पुराना ठेला मिलने के बाद धनुष उसे धक्का देकर अपने घर ले आया। गंगा आंगन में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने ठेला देखा वो हैरान रह गई। धनुष जी, आप ये ठेला कहाँ से लाए? गांव के जमींदार लाखन सिंह के यहाँ बेकार पड़ा था, मैंने उनसे मांग लिया। अब मैं इसी पर पाव भाजी बेचूंगी। हाँ, कल से हम इसे साफ करेंगे और धीरे धीरे तुम्हारा काम शुरू करेंगे। आपने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। ठीक है गंगा जी, अब मैं दुकान जा रहा हूँ, आप तब तक आराम कीजिए। शाम को लौटकर ठेले की बाकी तैयारी कर लेंगे। देखते ही देखते शाम हो गई। दिन भर दुकान संभालने के बाद धनुष वापस घर लौटा। उसके हाथ में पाव भाजी बनाने का जरूरी सामान था। धनुष जी, आप इतना सारा सामान ले आए? हाँ, अगर कल से काम शुरू करना है तो तैयारी भी आज ही करनी होगी। सारा सामान घर के अंदर रखने के बाद धनुष और गंगा ने साथ बैठकर सादा भोजन किया। दिन भर की थकान के बाद दोनों ने अगले दिन से शुरू होने वाले नए काम की तैयारी के बारे में बात की। खाना खत्म करके उन्होंने थोड़ा आराम किया, क्योंकि अगली सुबह गंगा की नई जिंदगी की पहली सुबह होने वाली थी। अगली सुबह सूरज निकलते ही गंगा और धनुष काम में जुट गए। दोनों ने मिलकर ताजी सब्जियां काटी, मसाले तैयार किए और बड़े मन से स्वादिष्ट पाव भाजी बनाई। थोड़ी देर बाद धनुष ठेला लेकर गंगा के साथ गांव की चौपाल पहुंचा। उसने ठेला एक अच्छी जगह पर लगवाया और सारा सामान ठीक से सजा दिया। गंगा जी, घबराइए मत। मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती।
मुझे पूरा विश्वास है कि आपका काम जरूर चलेगा। आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धनुष जी, आपने मेरा हर कदम पर साथ दिया है। मैं आपकी उम्मीद कभी नहीं टूटने दूंगी। गंगा को हिम्मत देकर धनुष अपनी किराने की दुकान की ओर चला गया। अब गंगा अपने ठेले के पास खड़ी होकर पहले ग्राहक का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में गंगा के ठेले पर पहला ग्राहक आया। बहन, क्या बेच रही हो? भैया, ताजी पाव भाजी है, एक बार खाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएगी। अरे, सामने वाले ढाबे की पाव भाजी पूरे गांव में मशहूर है, मैं वही खा लूंगा। नई दुकान पर क्यों जोखिम लूं? इतना कहकर वो ढाबे की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद दूसरा ग्राहक आता है। नई दुकान लगाई है क्या? जी भैया, आज मेरा पहला दिन है, एक बार स्वाद चक्कर देखिए। पहले लोग खाएंगे फिर देखेंगे कैसी है। अभी तो मैं सामने वाले ढाबे पर ही जा रहा हूँ। ऐसे ही एक एक करके कई ग्राहक आए, लेकिन सामने वाले ढाबे की मशहूर पाव भाजी का नाम लेकर बिना कुछ खरीदे ही लौट गए। गंगा का हौसला धीरे धीरे टूटने लगा, फिर भी उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। अगर मैं एक प्लेट पाव भाजी के साथ एक प्लेट मुफ्त दूं, तो शायद लोग एक बार मेरा स्वाद चख लें। उसी समय दो ग्राहक उसके ठेले के पास आ गए। बहन, पाव भाजी कितने की है? भैया, आज मेरे ठेले का पहला दिन है, इसलिए आज एक प्लेट खरीदिए तो एक प्लेट बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। अरे, फिर तो सौदा अच्छा है। चलो, आज यहीं खाकर देखते हैं। जी, अभी गर्मा गर्म पाव भाजी तैयार करके देती हूँ। गंगा मुस्कुराते हुए गर्मा गर्म पाव भाजी दोनों ग्राहकों के सामने परोस देती है। दोनों बड़े चाव से पाव भाजी खाने लगते हैं। वाह बहन, पाव भाजी का स्वाद तो कमाल का है। मसालों का स्वाद भी बिल्कुल सही है। अब तो हम अपने दोस्तों को भी यही लेकर आएंगे। बस यही से गंगा की पाव भाजी की बिक्री शुरू हो गई। धीरे धीरे और भी लोग उसके ठेले पर आने लगे। उसकी मेहनत आखिर रंग लाने लगी। शाम तक पाव भाजी बेचने के बाद गंगा अपना ठेला लेकर घर लौट आई। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान थी, लेकिन साथ ही अपनी पहली कमाई की खुशी भी झलक रही थी। कुछ ही देर बाद धनुष भी अपनी किराने की दुकान बंद करके घर आ गया। हाँ गई गंगा जी, बताइए आज पहला दिन कैसा रहा? शुरुआत तो बिल्कुल अच्छी नहीं हुई। कई ग्राहक आए, लेकिन सामने वाले ढाबे का नाम लेकर चले गए। फिर मैंने एक प्लेट के साथ एक प्लेट मुफ्त देने का सोचा। उसके बाद धीरे धीरे ग्राहक आने लगे और मेरा सारा पाव भाजी बिक गया। बहुत बढ़िया, इसका मतलब लोगों को आपकी पाव भाजी पसंद आई। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हाँ, अब मुझे भरोसा हो गया है कि अगर मैं मेहनत करती रहूं, तो एक दिन अपना अच्छा कारोबार खड़ा कर सकती हूँ। पहले दिन की सफलता ने गंगा का आत्मविश्वास बढ़ा दिया था। अगली सुबह गंगा फिर से पूरे उत्साह के साथ पाव भाजी तैयार करके अपना ठेला गांव की चौपाल पर लगा देती है। अब धीरे धीरे लोग उसकी स्वादिष्ट पाव भाजी के बारे में जानने लगे थे। सुबह से शाम तक उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। देखते ही देखते कई दिन बीत गए और गंगा की पाव भाजी पूरे गांव में मशहूर होने लगी। अब उसकी रोज की अच्छी कमाई होने लगी थी और वह अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी होने लगी। कुछ दिन बाद गंगा और धनुष जरूरी सामान लेने के लिए गांव से बाजार जा रहे थे। दोनों रास्ते में आपस में काम की बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में खड़ी गांव की कुछ औरतें उन्हें साथ देखकर आपस में कानाफूसी करने लगीं। देखो देखो, ये दोनों हर जगह साथ ही दिखाई देते हैं। हाँ, बिना शादी के एक ही घर में रहते हैं, गांव वाले क्या सोचेंगे? गंगा ने उनकी बातें सुन ली। उसके कदम धीमे पड़ गए और उसका चेहरा उदास हो गया। बस कीजिए, किसी के बारे में बिना सच जाने ऐसी बातें करना बिल्कुल ठीक नहीं है। औरतें एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। अगर किसी बेसहारा की मदद करना गलत है तो मैं ये गलती बार बार करूंगा, लेकिन किसी की इज्जत पर उंगली उठाने का हक आप लोगों को किसने दिया? औरतें शर्मिंदा होकर चुप हो जाती हैं। इतना कहकर धनुष गंगा के साथ वहां से चला गया। गंगा ने पहली बार महसूस किया कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो बिना किसी स्वार्थ के उसके सम्मान के लिए खड़ा हो सकता है।
कुछ देर बाद गंगा और धनुष सब्जी मंडी पहुंच गए। दोनों पाव भाजी के लिए ताजी सब्जियां चुनने लगे। धनुष जी, ये सब्जियां बिल्कुल ताजी हैं। इनसे पाव भाजी का स्वाद और भी अच्छा आएगा। बिल्कुल। अच्छे स्वाद की शुरुआत अच्छी सामग्री से होती है। अगर हम हमेशा बढ़िया सामान इस्तेमाल करेंगे तो ग्राहक खुद हमारे ठेले पर बार बार लौट कर आएंगे। जरूरी सब्जियां खरीदने के बाद दोनों सामान लेकर वापस घर लौट आए। रात हो चुकी थी। गंगा और धनुष साथ बैठकर खाना खा रहे थे। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर गंगा ने झिझकते हुए अपनी बात कही। धनुष जी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे कहीं और रहने का इंतजाम कर लेना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको लोगों की बातें सुननी पड़े। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा साथ जीवन भर निभाना चाहता हूँ। गंगा कुछ देर चुप रहती है। उसके मन में धनुष की हर वो बात घूमने लगती है जब उसने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की थी। धनुष जी, आपने हमेशा मेरा सम्मान किया, हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। अगर आपको सच में मुझसे कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे भी यह रिश्ता मंजूर है। धनुष के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। गंगा की हामी सुनकर धनुष बहुत खुश हुआ। अगली सुबह गंगा और धनुष गांव के मंदिर पहुंचे। भगवान का आशीर्वाद लेकर दोनों ने सादगी से एक दूसरे के गले में वरमाला डाली और मंदिर में विवाह कर लिया। अब गंगा और धनुष हमेशा के लिए जीवन साथी बन चुके थे। विवाह के बाद दोनों ने भगवान के सामने सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। आज से हर खुशी और हर मुश्किल हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। जी, अब हम मेहनत और ईमानदारी से अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। मंदिर से घर लौटने के बाद गंगा ने बिना समय गवाए अपना पाव भाजी का ठेला तैयार किया और हमेशा की तरह गांव की चौपाल पहुंच गई। देखते ही देखते ग्राहक आने लगे और गंगा फिर पूरे मन से पाव भाजी बेचने में जुट गई, जबकि धनुष अपनी किराने की दुकान संभालने चला गया। देखते ही देखते 7 महीने बीत गए। गंगा और धनुष की मेहनत रंग लाने लगी थी। उनकी पाव भाजी पूरे गांव और आसपास के इलाकों में मशहूर हो चुकी थी। अब दोनों रोज सुबह घर पर पाव भाजी तैयार करते और फिर अपने अपने काम में लग जाते। उस सुबह भी दोनों रसोई में मिलकर पाव भाजी बना रहे थे। गंगा, हमारी मेहनत आखिर रंग ला रही है। अब हमारे पास अच्छी खासी बचत भी हो गई है। हाँ, पहले तो लगा था कि ठेला भी नहीं चलेगा, लेकिन आज ग्राहकों की इतनी भीड़ रहती है कि कई बार पाव भाजी कम पड़ जाती है। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि हम ठेले की जगह अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लें। पाव भाजी की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर अपना ढाबा होगा तो ज्यादा लोग आराम से बैठकर खा सकेंगे और हमारा काम भी और बढ़ जाएगा। कुछ ही दिनों बाद गंगा और धनुष ने अपनी जमा पूंजी से गांव के मुख्य रास्ते पर एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। अब उन्हें ठेला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ढाबे में बैठकर लोग आराम से उनकी मशहूर पाव भाजी का स्वाद लेने लगे। एक दिन दोपहर के समय गंगा अपने ढाबे पर ग्राहकों को पाव भाजी परोस रही थी। तभी एक युवक उसके पास आया। बहन जी, मुझे 10 प्लेट पाव भाजी पैक करवा दीजिए। हमारे घर में एक कार्यक्रम है। जी भैया, बिल्कुल। आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी गर्मा गर्म पाव भाजी तैयार करके पैक कर देती हूँ। इतना कहकर युवक अपना पता देकर वहां से चला गया। गंगा ने तुरंत ऑर्डर की तैयारी शुरू कर दी ताकि समय पर ग्राहक के घर पाव भाजी पहुंचाई जा सके। कुछ घंटों बाद गंगा और धनुष 10 प्लेट पाव भाजी का पार्सल लेकर दिए गए पते पर पहुंच गए। जैसे ही गंगा घर के अंदर गई, उसकी नजर झाड़ू लगाती हुई एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। उसे देखते ही गंगा ठिठक गई। वो और कोई नहीं, उसकी पूर्व सास कमला देवी थी। कमला देवी भी गंगा को देखकर हैरान रह गईं। गंगा, तुम यहाँ? तुम इस घर में कैसे? धनुष उनकी बातें सुनकर गंगा की ओर देखने लगा। गंगा, क्या तुम इन्हें जानती हो? हाँ, ये मेरी सास हैं।
माँ जी, आपकी ये हालत कैसे हो गई? आप खुद झाड़ू क्यों लगा रही हैं? तभी गौतम की दूसरी पत्नी गुस्से में बाहर आ जाती है। गंगा को देखकर उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। अरे तो तुम हो गंगा। अब यहाँ खड़े होकर बातें करने से काम नहीं चलेगा। खाना देना है तो दो, नहीं तो अपना काम करो और यहाँ से निकल जाओ। और आप कब से एक ही काम कर रही हैं? जल्दी हाथ चलाइए, मुझे अभी बहुत काम करवाने हैं। इतना कहकर वो गुस्से में अंदर चली जाती है। गंगा कुछ पल तक अपनी सास की बेबसी देखती रहती है। माँ जी, जो कुछ भी हुआ उसे मैं भूल चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे साथ चलिए। अब आपको किसी की डांट या ताने सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गंगा की बातें सुनकर कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपने किए हुए हर अन्याय की याद आने लगी। कमला देवी गंगा और धनुष के साथ उस घर से चली गईं। गंगा, एक बात पूछूं? ये धनुष तुम्हारे साथ कौन है? माँ जी, इन्होंने ही मेरे सबसे बुरे समय में मेरा साथ दिया था। जब मेरा अपना कोई नहीं था, तब इन्होंने मुझे सहारा दिया। कुछ समय बाद हमने मंदिर में शादी कर ली। अब धनुष मेरे पति हैं। कमला देवी धनुष की ओर देखती हैं। बेटा, मैंने गंगा के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था, लेकिन तुमने उसे सम्मान दिया और उसकी जिंदगी संवार दी। इसके लिए मैं जीवन भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। माँ जी, इंसान का साथ देना ही सबसे बड़ा धर्म है। अब आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, ये घर आपका भी है। अभी धनुष की बात पूरी ही हुई थी कि तभी घर के बाहर से गौतम की आवाज सुनाई देने लगी। माँ, मेरे साथ घर चलिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपके बिना घर सूना हो गया है। गौतम, जब मैं तुम्हारे घर में अपमान सह रही थी, तब तुमने एक बार भी मेरा साथ नहीं दिया। आज मुझे मेरी बेटी गंगा ने सम्मान दिया है। अब मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। एक मौका और दे दीजिए। गलती की माफी मिल सकती है, लेकिन हर बार भरोसा नहीं। अब मेरा घर यही है और मेरा परिवार भी यही है। कमला देवी का फैसला सुनकर गौतम के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। वो सिर झुकाकर वहां से चला गया। गौतम के जाने के बाद घर का माहौल फिर शांत हो गया। कमला देवी ने भी मन का बोझ उतार दिया था। चलो, अब पुरानी बातों को यही खत्म करते हैं। बहुत काम बाकी है। जी माँ जी, आज ढाबे पर भी ग्राहकों की भीड़ रहने वाली है। तो फिर देर किस बात की? चलिए, आज भी पूरी मेहनत और लगन से काम करते हैं। इसके बाद तीनों अपने अपने काम के लिए निकल गए। गंगा और धनुष ढाबे की ओर चले गए। रोज की तरह मिलकर अपने काम में जुट गए। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए। गंगा और धनुष की मेहनत ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। छोटे से ढाबे की जगह अब उनका अपना बड़ा रेस्टोरेंट था। उन्होंने एक बड़ा सा घर भी खरीद लिया था। कमला देवी भी अब खुशी खुशी उनके साथ रहती थीं। धनुष जी, याद है, एक समय ऐसा भी था जब मेरे पास रहने के लिए छत नहीं थी और 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। हाँ गंगा, और आज वही मेहनत हमें यहाँ तक लेकर आई है। उस समय अगर तुमने हिम्मत छोड़ दी होती तो शायद ये दिन कभी नहीं आता। गंगा, कई महीनों से हम लोग काम में ही लगे हुए हैं। क्यों ना इस बार सब लोग कहीं घूमने चले? मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पहले माँ जी से पूछ लीजिए। उनकी मर्जी सबसे जरूरी है। अरे अब मेरी मर्जी क्या पूछते हो? तुम दोनों जहाँ ले जाओगे मैं खुशी खुशी चलूंगी। तो फिर तय रहा, इस रविवार पूरा परिवार साथ में घूमने जाएगा। रेस्टोरेंट की भी एक दिन छुट्टी कर देंगे। दोनों के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उन्हें गर्व था कि उन्होंने हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर किया और अपनी मेहनत से खुशियों भरी जिंदगी बना ली।